नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की जो गेटेड टाउनशिप होती है उसी से संबंधित सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान जो है अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी या प्लॉट जो है वो खरीदता ही खरीदता है, कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट करता ही करता है। लेकिन वो जब भी प्रॉपर्टी के अंदर या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि क्या मेरी प्रॉपर्टी जो है सही लोकेशन में मैंने खरीदी है, क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे रिटर्न देगा, क्या जिस बंदे से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो सही इंसान था, या मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करनी पड़ती है। ये सारी समस्याएं उसके दिमाग में चलती रहती है जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदता है या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज हम इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको देंगे और आपके लिए लेके आए हैं 11 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने या प्लॉट खरीदने के अंदर आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लीगलिटी का। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार करते हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आप प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीद रहे हैं वो लीगल है या नहीं है। जैसे अगर आप जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि प्रॉपर्टी या प्लॉट आपका JDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। और जब से रेरा आया है आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो है रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज आपको दिक्कत नहीं करेगी। हो सकता है भविष्य के अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, कम रेट के चक्कर में सोसाइटी पट्टे की ज़मीन हम ले लेते हैं, सोसाइटी पट्टे का प्लॉट ले लेते हैं। तो बाद में क्या होता है, आपको सेल करने में भी दिक्कत आती है, आपको रिटर्न उसका अच्छा नहीं मिलता है, कभी कभी हमें प्लॉट से भी हाथ धोना पड़ता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करें, जब भी प्रॉपर्टी या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, हमेशा सबसे पहले प्लॉट और प्रॉपर्टी को चेक कीजिए कि वो JDA से अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि JDA पट्टा और सोसाइटी पट्टा क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल के अंदर एक वीडियो बना रखा है। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी है। सेकंड पॉइंट आपका आता है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग लोकेशन। देखिए, मेन चीज़ क्या होती है कि आप जयपुर में अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जयपुर के अंदर JDA ने एक मास्टर प्लान बना रखा है जयपुर का, जिसके अंतर्गत उसने सारी चीज़ें बता रखी है कि कहाँ पे उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की है। जैसे रेजिडेंशियल जोन कहाँ रहेगा, कमर्शियल जोन कहाँ रहेगा, एजुकेशन जोन कहाँ रहेगा, या फिर बहाव क्षेत्र किस तरफ है, पहाड़ी क्षेत्र किस तरफ है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किस तरफ है, कहाँ आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसने डिस्क्राइब कर रखी है मास्टर प्लान के अंदर। तो जब भी आप प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने का प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं या प्लॉट आप जहाँ खरीदने जा रहे हैं वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल जोन में तो है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान नहीं होता है और हम एग्रीकल्चर लैंड के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या बहाव क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि मास्टर प्लान क्या होता है या आप समझना चाहते हैं कि मास्टर प्लान किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जयपुर के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन जो है वो प्लान की गई है JDA के द्वारा, तो मैंने मास्टर प्लान 2025 के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखा है। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहता है अपना बजट का। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं प्लॉट के अंदर तो आप बजट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले बजट ही प्लान करना चाहिए कि हमें किस बजट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है और किस साइज़ का हमें प्लॉट खरीदना है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें प्लॉट के ऊपर जो है घर भी बनाना होता है, तो हमारा बजट जो है वो हिल जाता है। कभी कभी मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है, आप किस साइज़ का प्लॉट प्लान कर रहे हैं। तो उस समय तो वो कह देते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है बजट का, तो आप तुम हमें बढ़िया प्रॉपर्टी दिखाइए। मैं उनको प्रॉपर्टी दिखा भी देता हूँ, उनको लोकेशन भी समझ में आ जाती है, डेवलपमेंट भी समझ में आता है, लेकिन वो लोकेशन उनके बजट से बाहर होती है। तो बाद में उनको ये होता है कि यार ये तो बजट के अंदर हमारे नहीं है। तो मैं आपको सिंपल ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं प्लॉट के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमेशा सबसे पहले बजट का प्लान कीजिए कि आपको किस बजट में लेना है और किस साइज का आपको प्लॉट लेना है। चौथा पॉइंट अपना है रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट पर्पज से।
देखिए दोनों ही चीज़ें जो है आपकी अलग अलग है। आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ अलग है, आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये चीज़ अलग है। कुछ लोग जो हैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं समझते, उनको लगता है एक ही चीज़ है, जबकि ये सरासर गलती है उनकी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ वाली चीज़ इन्वेस्टमेंट जोन में खरीद ली या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाली चीज़ रेजिडेंशियल जोन में खरीद ली, तो बाद में आपको दोनों की तरफ से ही रिटर्न भी नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको सिटी से थोड़ा बाहर जाके देखना चाहिए, जहाँ पे अभी ग्रोथ उस जगह की नहीं हुई हो और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने का प्लान हो, आसपास के अंदर डेवलपमेंट होने का प्लान हो, तो आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं आप अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके आसपास के अंदर जो है फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, स्कूल है, हॉस्पिटल है या कॉलेज है या मार्केट है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको आसपास में मिल रही है नहीं मिल रही है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल को दोनों को अपने अपने तरीके से प्लान कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। पाँचवा पॉइंट है अपना गेटेड टाउनशिप। देखिए मेन चीज़ क्या है, आज अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीद रहे हो चाहे आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से खरीद रहे हो, अगर आपने किसी गेटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट लिया है तो आपको उसके अंदर रिटर्न मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि गेटेड टाउनशिप के अंदर आपका जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी प्लॉट की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है आपको, और कहीं ना कहीं आपको जो फैसिलिटीज़ मिल जाती है उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी प्लान किया है तो गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको नल है, सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, पानी की टंकी है, मंदिर है, कम्युनिटी हॉल है, क्लब हाउस है, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है या जिम एरिया है या योगा सेंटर है या पार्क है। ये जितनी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जब आप वहाँ पे प्लॉट के ऊपर घर बनाएंगे तो आपको ये सब फैसिलिटीज़ जो है आपके नियर बाई में मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आने वाले टाइम पे इसका फ़ायदा मिलेगा। और वहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्लान कर रहे हैं तब भी इन सब फैसिलिटीज़ के चक्कर में आपका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए आने वाले टाइम जो है वो गेटेड टाउनशिप का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जो है जितनी भी हर इंसान जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी प्लॉट की जो है वो सिक्योरिटी हो, उसका मकान जो है वो सिक्योर रहे कहीं ना कहीं। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको गेटेड टाउनशिप के अंदर मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता है कि गेटेड टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहिए तो इसके लिए मैंने वैसे भी एक डिटेल के अंदर एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको गेटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट क्यों खरीदना चाहिए। छठा पॉइंट अपना आता है कनेक्टिविटी का। देखिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने आज प्रॉपर्टी खरीद ली, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो चाहे रेजिडेंशियल पर्पज़ से हो, कनेक्टिविटी अगर उसकी नहीं है तो आपकी अप्रोच जो है वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं, और अप्रोच कम हो जाती है तो उसका जो है आपके जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप वहाँ मकान बना लेते हैं तो आपको रोज़ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न जो है थोड़ा सा कम मिलता है। तो हमेशा कनेक्टिविटी देखिए, चाहे आपकी हाईवे से कनेक्टिविटी हो सकती है, मेन रोड से कनेक्टिविटी हो सकती है, चाहे रिंग रोड से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो कनेक्टिविटी जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। आठवां पॉइंट है आपका स्कूल, हॉस्पिटल या कमर्शियल मार्केट। देखिए आप जब भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी या प्लॉट के आसपास जो है स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल या कमर्शियल मार्केट है या नहीं है। चाहे वो आज की डेट में उपलब्ध ना हो, आज की डेट में अवेलेबल ना हो, लेकिन भविष्य के अंदर उस चीज़ के लिए वहाँ पे ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से आपने प्रॉपर्टी ली है, प्लॉट लिया है, तो आपको देखना है कि आपके सर्कल के अंदर 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के सर्कल में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है आज की डेट में। वहीं लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई प्रॉपर्टी ली है, प्लॉट लिया है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आज वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल ना हो भले ही, लेकिन भविष्य के अंदर उसके लिए वहाँ पे लैंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमर्शियल लैंड है या नहीं है, एजुकेशन लैंड वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल के लिए कोई लैंड रिजर्व है या नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल वहाँ पे आपको घर बनाना पड़ेगा या आप उसको सेल भी करोगे, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें जो आपको मास्टर प्लान से दिख जाएगी, मास्टर प्लान देख के आप समझ सकते हैं। तो मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है आपको देखना समझना। आठवां पॉइंट है आपका प्लॉट की शेप और डायरेक्शन का। देखिए ज़्यादातर आपको जो है प्लॉट आयताकार ही मिलते हैं और आपको आयताकार प्लॉट ही खरीदने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम पैसों के चक्कर में हम
टेपर प्लॉट के अंदर, मतलब कि आगे से नैरो या पीछे से नैरो, ये जो इस टाइप के प्लॉट होते हैं, ये प्लॉट हमें खरीदने पड़ जाते हैं या हम खरीद लेते हैं कम बजट के चक्कर में या कम जो है रेट के चक्कर में। लेकिन बाद में हम अगर उस पर मकान बनाते हैं तो हमें काफ़ी जगह छोड़नी पड़ती है, या हमारा मकान का जो नक्शा है वो ढंग से नहीं बन पाता है, या हम अगर उसको सेल भी करते हैं तो हमको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीद रहे हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए आप आयताकार प्लॉट ही खरीदें। और ज़्यादातर कॉलोनाइजर जो है वो आयताकार प्लॉट ही रखते हैं अपनी टाउनशिप के अंदर, या ज़्यादातर प्लॉट आपको आयताकार ही मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हैं हमें टेपर प्लॉट भी मिल जाते हैं तो हमें वो नहीं खरीदने चाहिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। वहीं पे काफ़ी लोग जो हैं कॉर्नर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कॉर्नर प्लॉट के अंदर हमेशा आपको जो नॉर्मल प्लॉट होता है उससे ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ती है। जब भी आप मकान बनाते हैं, आपको आज वो अच्छा लग रहा है, कॉर्नर प्लॉट है, 2 डायरेक्शन से आपको जो है जगह मिल जाती है, 2 रोडें आपके लिए हो जाती है, लेकिन जब भी आप उस पर मकान बनाते हैं तो आपको जगह बहुत ज़्यादा छोड़नी पड़ती है। जबकि वही आप अगर सिंपल प्लॉट लेते हैं जिसके सामने एक सिंगल रोड होती है, आसपास में प्लॉट होते हैं, उसके अंदर आपको इतनी जगह नहीं छोड़नी पड़ती है। तो कॉर्नर प्लॉट के अंदर आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है और जगह भी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आपको कॉर्नर प्लॉट की बजाय एक नॉर्मल प्लॉट ले लेना चाहिए। वही हम बात करें डायरेक्शन की, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि रेजिडेंशियल पर्पस से उन्हें इन ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, या वेस्ट फेसिंग प्लॉट ज़्यादा बेटर लगते हैं, और कमर्शियल पर्पस से आपको जो है साउथ फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें जो है वो अपनी जगह हो सकता है सही हों, लेकिन मेरी जो राय है इसके अंदर, जब भी आप प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों के बजाय आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं क्या वहाँ पे डेवलपमेंट आपको अच्छा मिल रहा है, जो डेवलपर है वो अच्छी टाउनशिप डेवलप करके आपको दे रहा है, या आपकी कनेक्टिविटी किस तरीके की है, आपका जो लोकेशन है वो किस तरीके का है, बजाय कि आपके प्लॉट की क्या डायरेक्शन है। आप ईस्ट फेसिंग प्लॉट ले लीजिए ऐसी जगह जहाँ पे कोई डेवलपमेंट आज भी नहीं है और आने वाले टाइम पे भी नहीं आने वाला है, तो आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, केवल इस वजह से कि आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है। वहीं अगर आप अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी लेते हैं, अच्छी जगह पे प्लॉट खरीदते हैं, चाहे आपका वो वेस्ट फेसिंग हो चाहे साउथ फेसिंग हो, मेरी गारंटी है आपका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी रेट जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो मेरी राय के अंदर यही है कि आपको बजाय डायरेक्शन के आपको अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, अच्छी लोकेशन पे खरीदनी चाहिए। नवा पॉइंट अपना आता है लोन का। देखिए, मेरी राय के अंदर जो है जब भी आप प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद रहे हैं आपको लोन अवश्य लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी या प्लॉट का जो है लीगलिटी चेक हो जाता है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी या प्लॉट का सबसे बढ़िया जो लीगलिटी चेक करता है वो बैंक वाला ही कर सकता है जो आपको लोन देगा। तो एक तो क्या होगा कि आपकी लीगलिटी पूरी तरीके से चेक हो जाएगी, बैंक वाले सारा लीगल जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको लोन देते हैं। तो एक तो आपकी लीगलिटी चेक हो जाती है, दूसरा आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भार नहीं आता है। 70 से 80% आपको लोन मिल जाता है, तो आपको डाउन पेमेंट जो है केवल 20% करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपके ऊपर भार नहीं आता है पैसों का, आप आराम से EMI के अंदर पैसे चुका सकते हैं। आप चाहें तो लोन जो है कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम लोन ज़रूर से लेना चाहिए। 10वां पॉइंट आपका रियल एस्टेट एजेंट। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो हमेशा रेरा से रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट से ही खरीदें। वो ज़माना गया जब आप किसी से भी कभी भी प्लॉट ले लेते थे, आपको कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कभी नहीं भी करना पड़ता था, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज आप रेरा से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदिए, रेरा से रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट से ही प्रॉपर्टी खरीदिए, जिससे क्या होगा कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप रेरा की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ से आपने प्रॉपर्टी ली है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है या नहीं है। जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ली है, चाहे आपने टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी ली है, तो उसका जो है वो सारा जो है वो ब्यौरा आपको रेरा की वेबसाइट पे मिल जाता है, और जिस एजेंट के थ्रू आप ले रहे हैं उसकी सारी डिटेल आपको रेरा की वेबसाइट पे मिल जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि हमेशा रेरा से रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट से ही आप प्रॉपर्टी खरीदिए। अब हम बात करते हैं 11वें और हमारे अंतिम पॉइंट के बारे में। ये होता है डॉक्यूमेंट चेक का। देखिए, आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सारी कुछ चीज़ें हो जाती है, लोन भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एंड के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करना और उनको लेना भूल जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बाद में हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है भागम दौड़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लीगलिटी चेक कीजिए, लोन की प्रोसीजर चालू कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, अच्छी लोकेशन पे देखिए, सारी चीज़ें हैं वो कीजिए। प्रॉपर्टी खरीद लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप रियल एस्टेट एजेंट जिसके थ्रू आप ले रहे हैं या जिस कंपनी के थ्रू आप ले रहे हैं उससे आप चेक करके अपने पास लीजिए,
और उनको संभाल के रखिए, जिससे क्या होगा भविष्य में अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास वो उपलब्ध हो। अब आपने जैसे अगर लोन लिया है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है बैंक के अंदर जमा हो, लेकिन आप उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी जो है वो ज़रूर अपने पास रखिए, जिससे क्या होगा कि भविष्य के अंदर आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आप जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जयपुर के अंदर प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी की सभी टाउनशिप्स जो है वो जेडी और रेरा से अप्रूव्ड होती है। मैं खुद भी रेरा से रजिस्टर्ड एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मैं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान करूँगा और बहुत ही गजब की टाउनशिप के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कराऊँगा और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट कराऊँगा। और अगर आपको नहीं पता है कि जयपुर के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल के अंदर विस्तृत जानकारी के अंदर एक मैंने वीडियो बना रखा है कि हमें जयपुर के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आई बटन के ऊपर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी जानकारी उसके अंदर मिलेगी कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी के द्वारा आपको प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने के अंदर काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की गेटेड टाउनशिप से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और रियल एस्टेट से संबंधित वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।